गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। कुछ कारणों से हम आगे वीडियो नहीं बना पा रहे थे बीच में, और आज हम फिर से आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर के आए हैं। सब लोगों को सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और डीसी जनरेटर का छोटा सा पार्ट लेकर के और उससे रिलेटेड कुछ ऑप्टिकल क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, सेकेंड ईयर से रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डीसी जनरेटर। जैसा कि आपको मालूम है कि जनरेटर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, उत्पन्न कराना। अब ये कैसा होता है, इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो चाहिए आपको बताने के लिए, लेकिन जो ऑप्शनल क्वेश्चन है जहाँ पे मैं पहले सबसे पहले वो आप लोगों को सॉल्व करा के बता देता हूँ। तो ये आप जानते हैं कि ये कम्यूटेटर का पार्ट दिख रहा है, और कम्यूटेटर का जो पार्ट दिख रहा है ये डीसी में होता है, जबकि हमारे एसी में स्लिप रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कम्यूटेटर में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ये भाग आपको एक्स वाला भाग दिख रहा है, ये किस रूप मतलब क्या है, उस भाग का नाम है क्या? आर्मेचर कोर है। आर्मेचर कोर तो हो नहीं सकता गाइस, क्योंकि आर्मेचर कोर इस तरह से खांचे वाला होता है, पूरा गोलाकार रहता है और ऐसे ऐसे खांचे कटे होते हैं जिसमें अपन वाइंडिंग्स करते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर कोर तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पे अपना है ब्रश पे, ब्रश भी नहीं है क्योंकि ब्रश बगल से इस तरह से लगे होते हैं जहां से हम सप्लाई लेते हैं। जनरेटर है, हम आउटपुट बाहर लेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है आपका कम्यूटेटर रेजर। जी हाँ, ये कम्यूटेटर रेजर कह रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कम्यूटेटर खंड क्यों नहीं है? अब आप जैसे क्वेश्चन आ गया सब तीसरे में आपने हाँ कर लिया, और चौथे वाले को आपने बिल्कुल भी नहीं बताया कि कम्यूटेटर खंड कैसे। तो कम्यूटेटर खंड मैं आप लोगों को बता दूं आपके जानने के लिए, अगर कम्यूटेटर के भाग होता है तो उसमें बीच बीच से ऐसे कटे हुए हिस्से रहते हैं। ये पूरा एक कम्यूटेटर खंड, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है, इस तरीके से ये कम्यूटेटर है। तो आपका तीसरा नंबर जो सी नंबर का है वो कम्यूटेटर रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलेंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है? अब हम इसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है अपना। इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, ये वाला पार्ट क्या है? तो आप लोगों को सबसे पहले बताया गया था कि 4 प्रकार के अपने मेन स्पेशली जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं आपके। सबसे पहला आपका कहलाता है सीरीज जनरेटर, दूसरा आपका कहलाता है शंट जनरेटर, तीसरा होता है आपका कंपाउंड टाइप के जनरेटर। इस टाइप के 3 प्रकार के जनरेटर होते हैं। उन्हीं में से जो आपके डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के ही फिर और भाग होते हैं। ठीक है, उसपे कंपाउंड में आप क्या जाते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड, और एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड। ठीक है ना, इसमें दो होते हैं। तो उन्हीं में से रिलेटेड इसने एक क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि इसमें से जो बना हुआ भाग है गाइस, इसको अपन कहेंगे आर्मेचर, और ये कहलाएगा आपका फील्ड। ठीक है ना, और ये यहां पे शॉर्ट शंट है, क्या है, FSH कह देंगे हम उसको, फील्ड शंट कहेंगे, और ये मेन फील्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट है, तो हम इसको अपन क्या कहेंगे, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, तीसरा है आपका संचयी लंबी शंट यौगिक मतलब कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, और यहाँ पे है चौथा कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। ठीक है ना, कंपाउंड में भी आपके 2 प्रकार के आते हैं। कंपाउंड में आपके 2 प्रकार के क्या आते हैं, एक आता है कम्युलेटिव और दूसरा होता है डिफरेंशियल। ठीक है ना, पहला होता है कम्युलेटिव और दूसरा होता है डिफरेंशियल। अब कम्युलेटिव के भी 2 भाग होंगे, एक होगा आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड कम्युलेटिव, और एक होगा लॉन्ग शंट कम्युलेटिव। डिफरेंशियल में भी एक आएगा शॉर्ट शंट कम्युलेटिव, और दूसरा इसका आएगा शॉर्ट शंट कम्युलेटिव। मतलब इसका एक बार लॉन्ग, इसका एक बार शॉर्ट, इसका एक बार शॉर्ट, इसका एक बार लॉन्ग। कंपाउंड के 2 होते हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। उन्हीं में से ये ऑप्शन आपसे पूछा गया है। तो अगर आपका जो मेन फील्ड है जो आर्मेचर के पैरेलल में, अभी यहां पे आप देखेंगे कि जो चीज आपके आर्मेचर के पैरेलल में जो फील्ड है वो थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है, शॉर्ट नहीं है। अगर ये वाला हिस्सा इधर होता, ये यहां पे भी वाला हिस्सा लॉन्ग होता, ये वाला शॉर्ट होता, तो अपन क्या करते हैं, लघु शंट में अपन टिक करते। लेकिन यहां पे जो आपका पैरेलल वाला जो भाग है वो थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है, इसलिए आप ऑप्शन होगा
ए नंबर डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। वैसे हम अगर जनरेटर में बात करें तो जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। बाएं हाथ के नियम का प्रयोग हम क्या करते हैं? सदैव मोटर में करते हैं। इसलिए आप बेसिकली एकदम डायरेक्टली इस पे कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक्चुअली आप क्वेश्चन को बहुत अच्छा समझेंगे। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि राइट हैंड रूल्स का प्रयोग हम करते हैं, और राइट हैंड रूल्स में अगर हम इस तरीके से परपेंडिकुलर तीनों चीजों को अपनी उंगलियों पर रखें, अगर हम तीनों चीजों किस प्रकार से रखें, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तो ये आपको बताएगा मोशन। मोशन मतलब आपके कंडक्टर का मोशन बताएगा, ठीक है। ये आपको बताएगा फील्ड आई मीन मैग्नेटिक फील्ड, जो एन से एस की तरफ जाएगा, ठीक है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया जाएगा। और तीसरा जो होता है यहाँ पे, जो मिडिल वाला होता है, वो बताता है आपके करंट की दिशा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कार्क का स्क्रू नियम बिल्कुल नहीं हो सकता है। कार्क का स्क्रू नियम आता है कि स्क्रू को किस तरह से कसा जाता है, वो स्क्रू का नियम उस पे काम करेगा। फिर आता है दाहिने हाथ का हथेली का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके आपको बताएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है ना, दाएं। अब यहां पे देखना थोड़ा सा गाइस क्या कर दिया है, आपको थोड़ा सा डाउट पे ला दिया है ना। क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट पे ला दिया है। यहां पे आप देखेंगे ऑप्शन में लिखा है कपर्क का स्क्रू नियम, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम बिल्कुल नहीं होगा। आप इसमें बिल्कुल डाउट मत आइएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो हो नहीं सकता। इसलिए जो चौथा वाला ऑप्शन है, हमें दाएं हाथ के नियम पे जाना है, ना कि हथेली के नियम पे। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पे जाना है, दाहिने हाथ के नियम पे जाना है, ना कि हथेली के नियम पे। क्लियर हो गया ये चीज? क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे देखेंगे थोड़ा सा। चौथा नंबर का क्वेश्चन आपको बिल्कुल सामने रखा हुआ है कि जनरेटर में ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, ईएमएफ को मैंने 50 बार आप लोगों को बताया हुआ है गाइस। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एम का मतलब होता है मोटिव, और एफ का मतलब होता है फोर्स। विद्युत वाहक बल को ही हिंदी में हम इसको विद्युत वाहक बल जो होता है, इसी को हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और हिंदी में इसको हम विवाह बल मतलब विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो कि जनरेटर है तो सीधी सी बात है वोल्टेज वहां पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ठीक कर लेना। सी नंबर का ऑप्शन होगा फाई जेड एन पी। यहाँ पे जेड होता है टोटल कंडक्टरों की संख्या, फाई होता है वहां पे उत्पन्न होने वाला फ्लक्स, सीधी सी बात है मैग्नेट है तो फ्लक्स होगा। एन कहलाता है राउंड पर मिनट, जो उसकी घूमने की दिशा होती है, किसकी? आपके अल्टरनेटर की, ठीक है ना। जो आपका आर्मेचर जो घूमता है उसकी स्पीड होती है एन में, जो कि आरपीएम में दिया होगा। पी कहलाता है नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स कहलाते हैं विद्यार्थियों, दो पोल्स हमारे पास होते हैं एन और एस, चुंबकीय ध्रुव जिन्हें हम कहते हैं, वो पोल्स कहलाते हैं। और यहाँ पे बटे में 60 है, 60 मतलब सेकंड के हिसाब से लिया गया है, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। और ए यहाँ पे जो लिया गया वो है पैरेलल पाथों की संख्या, समांतर पाथों की संख्या। अगर आपका वेव बाइंडिंग है तो A इज इक्वल टू 2 होगा, और अगर आपका लैप बाइंडिंग है तो A इज इक्वल टू P होगा, सदैव पोल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ईएमएफ ज्ञात करने या गणना करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने वहां पे दिख रहा होगा कि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ईएमएफ को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ठीक है ना। तो हम ईएमएफ ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। ईएमएफ की गणना करने का डीसी मोटर में आप लीजिएगा, अब जनरेटर से क्वेश्चन हटा कर उसने ईएमएफ की गणना करने के सूत्र का एक डीसी मोटर में पूछ लिया है। तो डीसी मोटर में यहाँ पे अब ईबी लिखा हुआ है, ईबी सदैव क्या कहलाता है? बैक ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक ईएमएफ। जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं
तो मोटर क्या करता है, मोटर के अंदर पहले मोटर एक जनरेटर की तरह काम करने लगता है, सप्लाई हमने दिया तो वो अपने अंदर भी एक ईएमएफ बनाता है और हमारे द्वारा दिए गए वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। इसको अपन सेंट्रल ईएमएफ भी कहते हैं। तो बैक ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज माइनस आर्मेचर के करंट का और रेजिस्टेंस उसका, ठीक है। यहां से आप ये वाला आपका फार्मूला हो सकता है, ठीक है। ये बैक ईएमएफ जो होता है हमारे सप्लाई वाले वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है, उसमें हम आर्मेचर की वैल्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे। आर्मेचर का करंट का जो वैल्यू होगा इनटू आरए मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस, इन दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करके हम बैक ईएमएफ वाले फार्मूले से घटा देंगे, ये बैक ईएमएफ की वैल्यू से घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर कहलाएगा सी। आगे भी और वीडियोस आपके लिए डाले जाएंगे गाइस, तब तक के हमारे वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप इसका व्यूज देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।